हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये वाली टेक्स्ट बुक आपकी, ठीक है। और इसका पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है जो पहले चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर्स हमें करने हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को वो खुद ही लिखने चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ा है, उसके पढ़ने के बाद आपके किसी क्वेश्चन का आंसर बचना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको करवा देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले वो क्वेश्चन आंसर आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये लेक्चर देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन है ये जो एनसीईआरटी के पीछे गिवन है। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी बोल देते हैं इनको, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है? रिन्यूएबल है, बायोटिक है, फ्लो है, नॉन रिन्यूएबल है। तो आयरन ओर क्या है? लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। और हमने पढ़ा था जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है कि जो टाइड्स जो चलती हैं समुद्र में, ठीक है, तो उन टाइड्स की वजह से जो हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसके बारे में पूछा है कि टाइडल एनर्जी को किस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी ह्यूमन मेड है, ये भी सही है। नॉन रिसाइक्लेबल है, ये भी सही है। बायोटिक है, एबायोटिक है, सॉरी, ये भी सही है, ठीक है। तो इन कैटेगरी में तो इसको रखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो कौन से कैटेगरी में रखेंगे हम उसको? रिप्लेनिसेबल कैटेगरी में रखेंगे, नहीं रख सकते, सॉरी, इस कैटेगरी में हम इसको नहीं रख सकते। ह्यूमन मेड तो वो ऑलरेडी है, नॉन रिसाइक्लेबल है और एबायोटिक है। तो पूछा है कि किस कैटेगरी में हम उसको नहीं रख सकते, क्योंकि नोट पूछा है, कैन नोट बी पुट, तो आंसर हो जाएगा रिप्लेनिसेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो लैंड डिग्रेड हो रही है उसका मेन रीजन क्या है? तो पंजाब में लैंड के, हमने एक पढ़ा भी था चैप्टर में कि पंजाब में जो लैंड है उसके डिग्रेड होने का मेन रीजन है कि वहां पे पंजाब 5 रिवर से मिलके बना है, 5 रिवर्स के एरिया को बोलते हैं पंजाब, ठीक है। तो वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, तो एक्सेस इरिगेशन हो जाता है या ओवर इरिगेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से वहां पे डिग्रेडेशन हो जाता है लैंड का। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग टाइप, विच द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। टेरेस कल्टीवेशन उन एरिया में होती है जहां पे हिली एरिया होते हैं, हिली एरिया, ठीक है। तो आंसर आप ही बता दो कि कौन से एरिया हिली एरिया होंगे, ठीक है। तो हिली एरिया कहाँ मिलेगा? पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहाँ मिलेंगे? ठीक है, तो हिली एरिया मिलेगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड कौन से ईयर में बना था, किस ईयर में बना था, और कौन से स्टेट से अलग करके इसको एक नया स्टेट बनाया गया था। उत्तराखंड को कौन से स्टेट से अलग करके नया स्टेट बनाया गया था और ये कौन से ईयर में बना था, ये आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सोयल इज प्रोडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब है कि मेन जो है कहाँ पाई जाती है, मेनली किस स्टेट में पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, तो हमने पढ़ा था कि ब्लैक सोयल जो मिलती है डेक्कन प्लेटू में मिलती है, जो हमारा दक्षिण का पठार है डेक्कन प्लेटू, वहां पे मिलती है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू एक फिजियोग्राफिकल फीचर है इंडिया का, ठीक है। हमने मेजर फिजियोग्राफिकल फीचर पढ़े थे 9th क्लास में, ठीक है। तो वहां पे 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, अगर आपको याद हो, तो वहां पे हम मेजर फिजियोग्राफिकल फीचर पढ़ते हैं। फिजियोग्राफिकल मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, तो उसमें एक हमने पढ़ा था डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के एरिया में था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में वहां पे ये ब्लैक सोयल मिलती है। और ये ब्लैक सोयल किसके लिए होती है, मेन किसके लिए अच्छी होती है? ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में लिखने हैं, लगभग 30 वर्ड्स में हमको लिखना है। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सोयल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। कौन से स्टेट्स में ब्लैक सोयल मिलेगी? तो 3 डेक्कन स्टेट्स के नाम बताने हैं हमें, कोई भी 3 डेक्कन स्टेट्स के नाम बता दो आप, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन किसी भी 3 डेक्कन स्टेट्स के आप नाम बता सकते हो। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये 3 हो गए। यहाँ पे तेलंगाना भी बता सकते हो, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी आप बता सकते हो, कर्नाटक भी बता सकते हो, ठीक है। वहां पे ब्लैक सोयल मिलती है। ब्लैक सोयल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, कॉटन ग्रो करने के लिए आइडियल मानी जाती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच टाइप ऑफ सोयल इज फाउंड इन रिवर डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट।
जो हमारा इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, ऐसे है जो ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है, तो ईस्ट कोस्ट पे जो डेल्टा बनता है, ठीक है, वो डेल्टा बनता क्यों है? क्योंकि जो वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की तरफ जो रिवर जाती है ना, वो रिवर्स अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आती हैं, तो उस मिट्टी से डेल्टा बनता है। जब वो मिट्टी समुद्र में गिरती है तो वहां पे डेल्टा क्रिएट होता है। तो वो कौन सी सोइल होती है? एल्यूवियल सोइल होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। उस सोइल को बोलते हैं एल्यूवियल सोइल। और उस सोइल की हमने खास बात पढ़ी थी कि वो बहुत ही फर्टाइल सोइल होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है उस सोइल के अंदर, क्योंकि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स हैं, उनके अंदर सबके अंदर फर्टाइल सोइल ही मिलती है, ठीक है। तो गिव 3 मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सोइल। तो सोइल हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, एल्यूवियल सोइल मिलती है वहां पे, तो लिखोगे एल्यूवियल सोइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। लिखना आना चाहिए, ये बात जरूरी है आपको। कई बार क्या होता है, हमें चीजें पता होती हैं लेकिन लिखनी नहीं आती, तो लिखना आना सबसे जरूरी है। 3 मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सोइल। इस सोइल के 3 मेन फीचर कौन से हैं? कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। ये सैंड, सिल्ट और क्ले क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो दाने होते हैं उनकी मोटाई के, जो मिट्टी के दाने उनकी मोटाई के ऊपर इनको कैटेगराइज किया गया है। सैंड के मोटा दाना होता है, सिल्ट में और पतला होता है, और क्ले में बिल्कुल बारीक दाना होता है जो रेत का, तो वो होती है क्ले, ठीक है। दीज सोयल आर वेरी फर्टाइल, ये भी मैंने आपको बता दिया, बहुत फर्टाइल होती हैं ये सोयल, ठीक है। और दीज सोयल कंटेन एडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, भरपूर मात्रा में। प्रोपोर्शन ऑफ पोटास और फॉस्फोरिक एसिड मिलता है इनमें। और किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नहीं मिलता इस टाइप की सोइल में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि एलुवियल सोइल में कौन सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता, तो उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम है नाइट्रोजन, मैक्रोन्यूट्रिएंट, सॉरी नॉट माइक्रो, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल के अंदर। तो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कौन सा नहीं मिलता हमें, कौन सी सोइल में? एलुवियल सोइल में, तो वो नाइट्रोजन नहीं मिलता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What step can be taken to control soil erosion in hilly area? हिली एरियाज में सोयल इरोजन के लिए हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे कल्टीवेशन के, ठीक है। तो दोबारा जाके वो वीडियो देखो अगर आपको नहीं पता है, या फिर अपनी एनसीईआरटी को में दोबारा खोलो और देखो कि कौन कौन से मेथड हमने पढ़े थे, ठीक है। तो हमने पढ़े थे कॉन्ट्योर प्लगिंग, टेरेंस कल्टीवेशन एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे सोयल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़े थे, तो दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो लेक्चर आप दोबारा से जाके देख सकते हो, या फिर एनसीईआरटी को एक बार दोबारा से पढ़ लो। सोयल इरोजन को हिली एरिया में प्रिवेंट करने के लिए ये 3 मेथड हम लोग अपनाते हैं। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज? बायोटिक हमने पढ़ा था जो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक resources are obtained from the biosphere and have life such as human being, flora, fauna, fisheries, livestock, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं सारे, ठीक है। फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, ऊपर भी एग्जांपल ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, ठीक है। और बायोस्फीयर का कंसेप्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जब हम लोगों ने ये चैप्टर किया था तो मैंने वहां पे आपको बायोस्फीयर का कंसेप्ट पढ़ाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बायोस्फीयर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो दोबारा से लेक्चर्स को देखो, फर्स्ट चैप्टर के, वहां पे मैंने आपको बायोस्फीयर बताया था। 3 अलग अलग स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्फीयर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि कौन से 3 ऐसे स्फीयर हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बायोस्फीयर बनता है, और बायोस्फीयर के अंदर लाइफ पॉसिबल होती है, ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, मेटल, लैंड, वाटर, सोयल। ये क्या हो गए? ये हो गए सारे के सारे एबायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम एक बड़े वाले क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स देखो, वैसे आपको लगेगा कि 120 वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब आपको चीजें क्लियर हो ना, माइंड में सही से चीजें आती हैं, तो 120 वर्ड्स कुछ भी नहीं है। आप 300 वर्ड, 500 वर्ड बहुत आराम से लिख दोगे, बिलीव मी, अगर आप ढंग से चैप्टर को पढ़ लोगे। जैसे चैप्टर है, मतलब जैसे आप में कोई भी लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो पहले एनसीईआरटी, जैसे अभी इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आप सेकंड चैप्टर को एनसीईआरटी से पूरा पढ़ लेना। उसके बाद आप मेरे साथ पढ़ना जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक बार और पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही लिख दोगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की, कोई आपको क्वेश्चंस के आंसर बताए। इवन कोई और क्वेश्चन भी आ गया है उस चैप्टर से तो उसके आंसर भी आप अपने आप लिख दोगे, जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। Explain the land use pattern in India and why the land under forest
नॉट इंक्रीज सिंस 1960 और 61 से। लैंड पैटर्न क्या है इंडिया में, किस तरह से हम लैंड को यूज करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के लिए लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए अलग से लैंड है, फॉरलो लैंड है, कई टाइप के लैंड्स हमने पढ़े थे चैप्टर में, ठीक है। और जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडियल जो एक कंडीशन होती है, जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, उसने ये बताया था कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए आइडियल। ये एक आइडियल कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इंडिया में अभी जो है वो है लगभग 24% फॉरेस्ट। अभी फिलहाल मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में 24% है फॉरेस्ट इंडिया में, होना 33% चाहिए एज पर जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी 1952 में, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिखेंगे, ये मैं समझना ये आंसर, अभी आंसर तो मैंने ऑलरेडी आइडियल आंसर बना रखा है, तो हम उसको पढ़ेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, आपको ये लिखना है, तो इसको घबराना मत देख के, इसको ये सारा का सारा एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल टाइप। ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो लैंड के यूज को डिटरमाइन करते हैं, और दूसरे हैं ह्यूमन फैक्टर। तो दो फैक्टर्स हैं जो लैंड के यूज को डिटरमाइन करेंगे, फिजिकल फैक्टर जैसे टोपोग्राफी कैसी है, दिखने में कैसी है, ऊपर से क्लाइमेट कैसा है वहां पे, सोयल टाइप कैसी है, और ह्यूमन फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो ऑब्वियस है कि ज़मीन जो एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए कम बचेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकली फुली डेवलप्ड है, तो ऑब्वियस हम कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये ह्यूमन बींग्स का नेचर है, इसी को हमने पढ़ा था ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी की वजह से हम ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, जिसके अपने इम्प्लीकेशन जा रहे हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है बुरे प्रभाव पड़ना, ठीक है, इम्प्लीकेशन। कल्चर ट्रेडिशन कैसा है किसी प्लेस का, तो ये दो मेन फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर, जो डिटरमाइन करते हैं कि लैंड का यूज कैसे होगा। पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया, नेट शोन एरिया हमने समझा था, जो नेट एरिया जिसपे एग्रीकल्चर की गई है उसको बोला था। वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये सारा हम पढ़ के आ चुके हैं बेसिकली। ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। ये हमने पढ़ा था कि पंजाब हरियाणा की अगर बात करते हैं तो नेट शोन एरिया बहुत ज़्यादा है, 80-80% तक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हिली एरिया की, मिजोरम या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जहाँ पे टेरेन नहीं है, टोपोग्राफी सही नहीं है, हिली टोपोग्राफी है, ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है, वहाँ पे पानी की भी कमी है, नेचुरल रिसोर्सेज उतने अच्छे डेवलप नहीं है, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे लैंड यूज कम होता है। तो वहाँ पे लैंड यूज लगभग, तो हमने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में 10% के लगभग है, ठीक है। अंडमान निकोबार, मिजोरम, मणिपुर, इन सब में कम कम है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, इसी की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल, इट क्या कि 33% होना चाहिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है पूरे वर्ल्ड का एक, ठीक है, एक इकोलॉजिकल साइकिल चलती है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट, जितना भी फ्लोरा है, फोना है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब इंक्लूड हैं उस इकोलॉजिकल साइकिल में। वो एक इकोलॉजिकल साइकिल जो है वो नेचुरल है, ठीक है। अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट हम सब पे पड़ता है, प्लांट्स पे भी पड़ेगा, इंसेक्ट्स पे भी पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स पे भी पड़ेगा, ठीक है। ए पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज। वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, अगर हिली एरिया है, सूखा है, डेजर्ट है, ठीक है। लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंदर आ जाएगी सेटलमेंट्स, रोड जहां बने हुए हैं, रेलवेज, इंडस्ट्री। कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ लैंड over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in the land degradation। ये लाइंस को मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि ये मैं समझा के आ चुका हूँ एनसीईआरटी में, ये एजिटिज हम पढ़ के आए हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वहीं से कुछ लाइंस को उठा के ये आंसर बनाया गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा और आंसर बनाया जा सकता है तो आप वो भी बना सकते हैं। बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लैंड को कैसे कैसे अलग अलग वे में यूज किया जा रहा है और क्यों लैंड का यूज, क्यों हमारा फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ पा रहा, उसका हमें आंसर करना है, ठीक है। आप इस आइडियल आंसर को भी लिख सकते हो, इसके साथ अपने आंसर को भी मिक्स करके लिख सकते हो और टोटली अपना आंसर भी लिख सकते हो खुद का। हाउ
have technical and economic development led to more consumption of resources। ये तो मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी हम रिसोर्सेज को निकालना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अभी हम रिसोर्सेज को यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको निकालना मुश्किल है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है वैसे वैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था चैप्टर में, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। large scale production lead to the over utilization of resources as more and more raw material या raw resources are required। लार्ज स्केल हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज उतने ही ज्यादा यूज होंगे जितना लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम लोगों को करना है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों करना है? क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसलिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड टू ग्रेटर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज को बाहर निकालना, डिग आउट करना, बाहर निकालने का मतलब होता है डिग आउट करना, डिग आउट, ठीक है, खोद के निकालना इजी है, ठीक है, पहले वो उतना इजी नहीं था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इनटू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयरफॉर नीड्स ऑफ द पीपल आर इंक्रीज इक्वली विच लीड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। वी ह्यूमन बींग्स वांट टू मेक आवर लाइफ मच मोर कंफर्टेबल, ठीक है। जितना कंफर्टेबल हम लोग लाइफ को बनाना चाहते हैं उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज हम लोग कंज्यूम करेंगे। अब अगर टेक्नोलॉजी ने हमारा साथ दे दिया, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, तो उन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। इन डेवलप्ड नेशंस द नीड ऑफ द पीपल आर वेरी हाई, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था कि जो डेवलप्ड नेशन है उन लोगों की नीड और भी ज्यादा हाई है, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड और ज्यादा हाई है। अब जितना ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जितना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे। शहर में रहने वाले लोग ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं एज कम्पेयर टू गाँव में रहने वाले लोग, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा हाई है, ठीक है। तो वो ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। Improved medical and health resources lead to huge consumption of resources। अच्छा मेडिकल फैसिलिटी हो गई है, हेल्थ रिसोर्सेज अच्छे हो गए हैं, तो लोग और लंबे टाइम तक जीने लगे हैं। अब लोग लंबे टाइम तक जिएंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है तो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होंगे, घुमा फिरा के हर बार यही चीज़ें चलनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मोर डेवलप्ड मशीनरीज, ठीक है, वही टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। अगर जितनी ज़्यादा डेवलप्ड मशीन्स हैं तो उतना ही ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं जो एनसीईआरटी में पीछे किए थे चैप्टर 1 के। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो ओवर हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।